कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिडोनिज्म पढ़ा था। हिडोनिज्म पूरा हो गया था, उसके प्रकार हम लोगों ने देखे थे। इसके अलावा थॉमस हॉब्स को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म भी अपने आप में क्या है? हिडोनिज्म ही है। जो यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म, अगर आपको याद होगा कि यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म कह रहा था कि खुशी के पीछे भागो, प्लेजर के पीछे भागो, लेकिन सबकी खुशी के पीछे, यानी कि मैक्सिमम लोग खुश हैं कि नहीं, इस पे फोकस करो। तो वहीं से ये ब्रांच निकल के आई है जिसको बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। हिंदी में बोलते हैं उपयोगितावाद। ये परिणाम पे फोकस करता है। आप लोगों ने बहुत पहले शुरुआती क्लास में पहले चैप्टर में एक टर्म पढ़ा था, वो टर्म आपका था टेलियोलॉजी। ठीक है ना? दो टर्म्स आपने पढ़े थे, एक टेलियोलॉजी और एक डिओन्टोलॉजी पढ़ा था। टेलियोलॉजी किस चीज़ पे फोकस कर रहा था कि कोई भी ऐसा काम जिससे ज़्यादातर लोग खुश हैं वो काम सही है, रूल रेगुलेशन जाए भाड़ में। तो बहुत हद तक कह लीजिए कि यूटिलिटेरियनिज्म भी उसी चीज़ पे फोकस करता है, या वही है ही, क्योंकि ये भी परिणाम पे फोकस करता है, देखता है कि रिज़ल्ट क्या होगा, और रिज़ल्ट अगर अच्छा है, रिज़ल्ट ज़्यादातर लोगों को अगर खुशी दे रहा है तो वही चीज़ सही है। ठीक है, सही गलत क्या होगा, सुख और दुख क्या होगा, सब कुछ उसी पे डिसाइड होता है कि परिणाम क्या होगा। इसके भी कई सारे प्रकार हैं, सबको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो हेडोनिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म क्या कह रहा है कि सुख के पीछे भागो और दुख कैसे कम हो ये फोकस करो। ये बात किसने बोली? जेरेमी बेंथम ने बोली, जो एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर रहे हैं इस थॉट के, इस अप्रोच के। उन्होंने बस इतनी सी ही बात कही कि सुख के पीछे भागो, सुख कैसा है, कितना है, उससे मतलब नहीं है, सब सुख बराबर होते हैं। आपको चाय पीनी है, सुख मिल रहा है, बराबर है। आपको कॉफ़ी पीनी है, सुख मिल रहा है, बराबर है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कॉफ़ी कितनी अच्छी बना रहे हैं, चाय कितनी अच्छी बना रहे हैं। चीनी ज़्यादा डालिए तब भी वो सुख है, चीनी कम डालिए तब भी वो सुख है। तो बेसिकली इन्होंने सारे प्लेजर को एक कर दिया, उसके लेवल को अलग अलग नहीं रखा। कोई फिजिकल प्लेजर है तो भी उतना ही सही है, कोई आंतरिक सुख है तो भी उतना ही सही है। सारे सुख क्या हो गए? बराबर हो गए। और वो सब जो सबसे ज़्यादा सुख दे रहा है वही चीज़ सबसे बेहतर है, और उसी सुख के पीछे इंसान भागे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए लोगों को मूवीज़ देख के खुशी मिल रही है, लोगों को एंटरटेनमेंट से खुशी मिल रही है, तो सरकार यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय सिनेमा हॉल बना दे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो उसी से खुश हैं। इस तरीके का अगर बात कही जाए, क्योंकि क्यों इस कैटेगरी में आएगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कह लीजिए कि फ़िल्म देख के मान लीजिए खुश हो रही है। अब कुछ लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो जेरेमी बेंथम कहेंगे कि ज़्यादातर लोग अगर फिल्म देख के ही खुश हो रहे हैं तो आप हॉल बनाइए। क्या ज़रूरत है लाइब्रेरी बनाने की, क्या ज़रूरत है स्कूल बनाने की? एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? तो मैक्सिमम प्लेजर किससे मिल रहा है, मैक्सिमम खुशी किससे मिल रही है, वो ये फोकस कर रहा है। ये नहीं फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा, या दिमाग को या आंतरिक सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे मतलब नहीं है। ज़्यादातर लोग खुश हो रहे हैं तो वो सही है। ठीक है, जैसे कि इफ़ लाइंग ब्रिंग्स मोर प्लेजर देन टेलिंग द ट्रूथ इट इज़ कंसिडर्ड मोरली राइट। अगर झूठ बोलना ज़्यादा सुख दे रहा है किसी को सच बोलने की तुलना में, तो फिर झूठ बोलना भी क्या है? नैतिकता की कसौटी पे सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइप है ये बहुत हद तक क्रिटिसाइज़ किया जाता है हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म को, क्योंकि इसमें बहुत सी गलत चीज़ों को भी इंसान सही माने लेगा या सही कर देगा, जस्टिफाई कर देगा। ठीक है ना? जैसे झूठ बोलना अगर ज़्यादा खुशी दे रहा है तो झूठ बोलते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके बहुत सारे नुकसान भी तो हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, सबसे बड़ी आलोचना यही है कि गलत चीज़ों को भी इंसान जस्टिफाई कर देता है इसमें। दूसरी चीज़ है आइडियलिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म। आइडियलिस्टिक उसके अपोजिट है। इसमें एक फेमस थिंकर या फिलोसोफर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल जिसको बोलते हैं। इन्होंने कहा कि सब सुख बराबर नहीं है, सुख के पीछे भागो। लेकिन बेंथम भैया की बात नहीं माननी है कि सब सुख बराबर होते हैं। हर सुख अलग अलग होता है। दिमाग का सुख अलग है, शरीर का सुख अलग है। शरीर का सुख वक्ती रहेगा, दिमाग का जो आंतरिक सुख है वो लंबे वक्त तक रहेगा। तो जो लंबे वक्त तक रहेगा, जो आपकी बुद्धि को बढ़ाने में मदद करेगा, ऐसे सुख के पीछे इंसान को भागना चाहिए।
ठीक है। जैसे कि एक खुशी ये भी है कि आपने अपनी मनपसंद की कोई चीज़ खरीद ली, खुशी मिल गई आपको, बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन एक सुख ये भी है कि आप पेशेंस के साथ हैं और अपने अंदर इतना जो है वर्च्यू डेवलप कर लेते हैं कि आप एक वो जैसे बाबा या साधु लोग होते हैं ना कि एकदम अंतिम सुख तक पहुंच जाते हैं, वो खुशी जिससे उनको फिर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो भी तो एक खुशी है। तो वो खुशी ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में है और हमेशा के लिए लगभग हो जाएगी। तो इसलिए बस आइडियलिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म में इतना समझिएगा कि इन्होंने खुशी को अलग अलग डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, और आसान भाषा में इनके हिसाब से मन का जो सुख है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है शरीर के सुख से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि पढ़ना, फिलॉसफी पढ़ना, आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ना, ये सब ज़्यादा खुशी देगा अच्छा अच्छा खाना और अच्छा अच्छा पीने से। ठीक है, क्योंकि अच्छा खाना, अच्छा पीना ये वक्ती आपको सुख देगा, लेकिन अगर आप वो सब चीज़ें कम करके पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर देंगे तो वो पढ़ाई लॉन्ग टर्म में, वो फिलॉसफी लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा सुख देगी। अगला टाइप है ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म। ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? ये फोकस करता है कि कैसे इंसान अपने प्लेजर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, और सिर्फ प्लेजर को बढ़ाए, ये ना फोकस करे कि उसकी क्वालिटी बढ़ रही है कि नहीं। जितना प्लेजर मिल रहा है उतना प्लेजर लेने की कोशिश करो, जिस जिस चीज़ से खुशी मिल रही है उस चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। ये उसी तरीके से है जैसे ये पहला बताया ना, हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म, लगभग वही चीज़ है। बस ये क्या कह रहा है कि और ज़्यादा बटोरो, जितना हो सके उतना सुख अपने आप में या अपनी ज़िंदगी में बटोरने की कोशिश करो। जैसे देखिए, इफ़ सोसाइटी गेन्स मोर प्लेजर फ्रॉम वॉचिंग वायलेंट एंटरटेनमेंट देन प्रमोटिंग सच एंटरटेनमेंट इज़ मोरली जस्टिफाइड। अगर समाज को ऐसा एंटरटेनमेंट चाहिए जिसमें हिंसा बहुत ज़्यादा है, गाली गलौज बहुत ज़्यादा है, और वो उससे समाज को सुख मिल रहा है, तो फिर वो समाज के लिए हानिकारक नहीं है। जैसे एक मूवी आई थी एनिमल ना, इसका तो कई बार हम जिक्र किए, तो उसमें क्या है, हिंसा भरी है, एकदम कूट कूट के भरी है, लेकिन लोगों ने उसको एंजॉय किया। तो बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया ना कि समाज बुराई की तरफ जा रहा है। तो बेंथम के अनुसार समाज बुराई की तरफ नहीं जा रहा है। मैक्सिमम लोगों को अगर वो अच्छा लग रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और फिर इसी का अपोजिट आपका कहलाता है रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशी बटोरो, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी पे भी फोकस करो। और वो क्वालिटी पे कैसे फोकस होगा? इसी तरीके से कि लॉन्ग टर्म में आपकी खुशी कितनी देर तक टिकेगी। मूवी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जे.एस. मिल कहेंगे कि ठीक है, आपको हिंसक मूवी पसंद है, आप देख के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान भी तो है। लोगों के लिए हिंसा करना आसान हो जाएगा, लोगों के लिए बंदूक उठाना आसान हो जाएगा, लोगों की मार कुटाई आसान हो जाएगी। चीज़ों का नॉर्मलाइजेशन करने से समाज ही तो बर्बादी की ओर जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे सुख को बढ़ावा देने का क्या मतलब है? ऐसे सुख को बढ़ावा दीजिए, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करे। किताब पढ़ना ठीक है, पसंद नहीं है लोगों को मूवी देखने की तुलना में, फिर भी किताब ही पढ़ो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर मूवी अच्छी नहीं लगेगी, किताब ही पढ़ना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि विजडम आ जाएगा इंसान के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का जो सुख है वो किस में आ गया आपका? रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, लेकिन इसका भी अपना एक क्रिटिसिज्म है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी खुशी ज़्यादा बेहतर है। अगर हम कह रहे हैं किताब पढ़ना ज़्यादा बेहतर है और मूवी देखना उतना बेहतर नहीं है, तो इसको आप एकदम प्रॉपर वे में कैसे डिफ़ाइन करेंगे? या इसको तो कुछ हद तक डिफ़ाइन कर भी लेंगे। बहुत से ऐसे सुख होते हैं जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके हिसाब से सबका सुख अलग अलग है। तो इसमें बेहतर डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता कि असल में बड़ा सुख कौन सा है, छोटा सुख कौन सा है। तो इसकी आलोचना इस वे में की जाती है। अगला है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। ये कहता है कि हर इंसान को इंडिविजुअली मतलब जज करना चाहिए, इस बेसिस पे कि कितना उसने खुशी प्रोड्यूस की थी। आसान भाषा में ये कहता है कि कोई भी फिक्स रूल नहीं होता, जैसे कि सही क्या है, गलत क्या है। सुख तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है ना, जैसे कि अभी बताया कि इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मतलब कितने लोग उससे खुश हो पा रहे हैं। कोई एग्जैक्ट रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, परिणाम क्या उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है। तो कोई भी इंडिविजुअल कोई भी काम कर रहा है तो वो उस इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाना चाहिए, और उस इंडिविजुअल को कितनी खुशी दे रहा है इस बेस पे उसको जज करना चाहिए।
ठीक है। जैसे कि अगर आप एक जो है एक मरीज़ मान लीजिए कुछ डेथ की एकदम मान लीजिए मरने की कगार पे है, तो आप उसके लिए दवा अगर चोरी करते हैं तो वो दवा चोरी करना जायज़ है। तो दवा चोरी करना जायज़ है नाजायज़ है वो आप मत देखिए, ये कह रहा है कि उस इंसान ने दवा चोरी की क्योंकि उस इंसान के पर्सपेक्टिव से आप जज करिए उसको। तो फिर आप उस इंसान के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि हाँ उसने इस इंसान की जान बचाने के लिए दवा चोरी की, तो फिर तब आप उस बेसिस पे कहिए कि हाँ दवा चोरी करना यहाँ पे जायज़ है क्योंकि इससे खुशी मिली, जिसने जान बचाई उसको भी खुशी मिली, जिसकी जान बची उसको भी खुशी मिली। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। नेगेटिव सेंस में भी ये चीज़ों को जस्टिफाई कर सकता है कि वादा तोड़ने से मतलब अगर खुशी मिल रही है उस इंसान को, किसी एक इंसान को, तो फिर वादा तोड़ना भी जायज़ है। तो नेगेटिव कोई चीज़ हो या पॉजिटिव भी कोई चीज़ हो, समाज के हिसाब से दोनों चीज़ें जस्टिफाई हैं अगर किसी इंडिविजुअल को खुशी मिल रही है तो वो काम करने से। तो इसका भी अपना क्रिटिसिज्म है कि गलत काम को इंसान क्या कर रहा है, सही बता रहा है। मरीज़ की जान बचाना तो कुछ हद तक सही हो माना जाएगा कि हाँ मरीज़ की जान बचाने के लिए दवा चोरी की गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में लोग गलत चीज़ों में लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। और लास्ट है आपका रोल यूटिलिटेरियनिज़्म। रोल यूटिलिटेरियनिज़्म कहता है कि नहीं, अपने हिसाब से मत देखो कि इंडिविजुअल ने क्या काम किया, हर चीज़ का रूल रेगुलेशन बना है, ठीक है खुशी देखनी है कि हाँ खुशी मिले, कोई मर न जाए, दवा मिलनी चाहिए, सब ठीक है, लेकिन हर चीज़ रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक हैदराबाद का या कहाँ का केस था, रेप का केस था, और पूरे भारत में खूब विद्रोह हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ कि जो है मतलब बड़ा क्राइम था। तो पुलिस वाले जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस क्रिमिनल को लेकर गए थे सुबह सुबह भोर में, और फिर उस क्रिमिनल ने बंदूक छीन के जो है भागने की कोशिश की, तो फिर मजबूरी में पुलिस वाले को गोली मारनी पड़ी और वो मारा गया। ये तो पुलिस वाले की कहानी है ना। दुनिया जानती है कि हाँ वो एनकाउंटर फेक है, इतना फिल्मों की तरह हर बार एनकाउंटर होते हैं, तो कभी जीप पलट जाएगी, कभी भागने की कोशिश करेंगे और फिर अपराधी मारा जाता है। तो इस पे लोगों ने खुशी जाहिर की, पूरा भारत लगभग खुश था कि हाँ ठीक है रेपिस्ट था, उसको उसका यही अंजाम होना चाहिए, मारा गया अच्छी बात है। तो मारा गया अच्छी बात है, ठीक है, जब अगर वो रूल बना रहता तो अच्छी बात होती। ये तो यही हिडोनिज़म वाली बात हो गई ना कि ज़्यादातर लोगों को खुशी मिल रही है, जर्मी बेंथम वाली बात हो गई कि मैक्सिमम लोग अगर खुश हैं तो वो चीज़ सही है। तो उस एनकाउंटर से मैक्सिमम लोग खुश थे, तो इसका मतलब वो एनकाउंटर सही हो गया। किसके हिसाब से? एक्ट यूटिलिटरिज्म के हिसाब से, जर्मी बेंथम के हिसाब से या हेडोनिज्म के हिसाब से। लेकिन रूल यूटिलिटरिज्म क्या कह रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है। हर चीज़ का एक कानून बनाया गया है, सज़ा देना अदालत का काम है, उसके लिए रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उसी के हिसाब से किसी भी इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो रूल के हिसाब से इंसान जो काम करे और रूल के हिसाब से जो खुशी मिले वो खुशी ज़्यादा बेहतर है। एनकाउंटर पे खुश होने से बेहतर था कि अदालत उसको फांसी की सज़ा देती तब मर जाता, वो खुशी ज़्यादा बेहतर होती। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसी यूटिलिटेरियनिज्म में इम्पॉर्टेंट जो फिलोसफर एक है वो है आपका जेरेमी बेंथम। जेएस मिल को भी पढ़ेंगे, वो कल देख लेंगे। तो जेरेमी बेंथम भी इंग्लिश फिलोसफर था, इंग्लैंड से 1748 में पैदा हुआ, 1832 में इसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। और मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडर इसको बोला जाता है। इस ब्रांच में बेसिकली इसका बहुत बड़ा रोल है। बाद में फिर इसी की चीज़ को जो है मतलब और बारीकी से एक्सप्लेन किया जेएस मिल ने। इसी की चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया बल्कि अपना अलग सिद्धांत दिया, बट इससे बेहतर फिर उसका है। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, की कॉन्सेप्ट से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि ये हेडोनिस्टिक यूटिलिटरियनिज्म का फॉलोअर है, ठीक है। ऊपर जैसे कि हम बताएं ना कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुशी बढ़ाई जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी बटोरी जाए, उस पर फोकस करना है और अपना दुख कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वही सारे प्रिंसिपल्स हैं जो ऊपर बताए हैं, बट चूँकि इसका अलग से पढ़ें तो थोड़ा सा अलग से इसको देख लेते हैं। पहली चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। एन एक्शन इज मोरली राइट इफ इट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। कोई भी काम
नैतिक रूप से बिल्कुल सही है अगर वो मैक्सिमम खुशी दे रहा है मैक्सिमम लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि पूरी पॉपुलेशन इस बात के खिलाफ है कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, बच्चों के से काम न कराया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए, तो सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोगों की यही इच्छा है, मैक्सिमम लोगों को इसी से खुशी मिल रही है। लेकिन अज्यूम करिए कि इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर ये कहा जाए कि कानून बनाइए जो है ऐसा जो ये अलाउ करे कि हाँ बच्चे भी काम कर सकते हैं क्योंकि उनका भी अपना अपना एक टैलेंट है, उनके टैलेंट को मारने की क्या ज़रूरत है। ये भी चाइल्ड लेबर का एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि हर बच्चे के अंदर अपना एक टैलेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए एक होटल पे एक चाय बेचेगा छोटा सा बच्चा, तो उसको लोग एक बुरी नज़र से देखेंगे कि हाँ छोटा सा बच्चा काम कर रहा है। लेकिन वही छोटा सा बच्चा अगर किसी मूवी में एक्टिंग कर रहा है तो उसको चाइल्ड लेबर के तौर पे नहीं देखा जाता है, वो कहते हैं कि उसका टैलेंट है। हालांकि काम दोनों कर रहे हैं, दोनों को मेहनत पड़ रही है क्योंकि दोनों बच्चे हैं और दोनों का दिमाग भी लगभग एक जैसा है, लेकिन नज़रिया अलग हो जाता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था कि अगर इसका अपोजिट भी कर दिया जाए, कहेंगे कि हाँ ठीक है उनको अलाउ करना चाहिए काम करने के लिए, मैक्सिमम लोगों की अगर यही इच्छा हो तो सरकार को भी उस इच्छा का पालन करते हुए पॉलिसी उसी हिसाब से बनानी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली पहली चीज़ इन्होंने यही बोली कि कैसे हम चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे मैक्सिमम प्लेजर जहाँ पे भी मिले वो चीज़ सही है। दूसरी चीज़ हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि ऊपर अभी हम बता चुके हैं। इन्होंने कहा कि हर सुख बराबर है, कोई सुख छोटा कोई सुख बड़ा नहीं है, हर सुख बराबर है और हर सुख या मतलब हर वो काम जो सुख हमें दे रहा है वो सारे काम सही हैं। ऊपर हम ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को मूवी देखना ज़्यादा पसंद है किताब पढ़ने की तुलना में, तो आप सिनेमा हॉल बना दीजिए, वही बात है। तीसरी चीज़ इन्होंने दिया था हेडोनिस्टिक कैलकुलस। हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए चीज़ें मौजूद होती है ना, जैसे आपका दिमाग कैलकुलेट करने के लिए IQ था, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करने के लिए EQ था, वैसे ही आपका सुख चेक करने के लिए इन्होंने दिया था फेलिसिफिक या फिर हेडोनिस्टिक कैलकुलस। इसको HC या FC भी बोला जाता है। ये क्या करता है, आपके सुख को जो है मापता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जेरेमी बेंथम ने जो सुख की बात की थी वो क्वांटिटी के बेसिस पे बोला, क्वालिटी के बेसिस पे नहीं बोला। इन्होंने कहा ना कि जो भी सुख मिले उस सुख के पीछे भागो क्योंकि सब सुख बराबर है। JS मिल ने तो बोला कि क्वालिटी पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म में जो चीज़ सुख दे मतलब खुशी दे उसके पीछे भागो। इनको तो इससे मतलब था नहीं, इनको तो सिर्फ क्वांटिटी से मतलब था कि जिसमें ज़्यादा खुशी मिले वो सारे काम करो, क्वालिटी गई भाड़ में। तो उस क्वांटिटी को चेक करने के लिए इन्होंने 7 पैरामीटर्स बताए कि उसके बेसिस पे आप अपना सुख चेक करिए और उसी सुख के पीछे भागिए। पहले चीज़ क्या है, इंटेंसिटी, तीव्रता, कि जिस सुख में ज़्यादा इंटेंसिटी हो वो सुख ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आपको आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम कई फ्लेवर्स की आती हैं, जैसे वनीला मिल जाएगी आपको, स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी, चॉकलेट मिल जाएगी। आइसक्रीम तो सारी पसंद ही है आपको, लेकिन उस फ्लेवर उसमें से कोई एक फ्लेवर पसंद होगा ज़्यादा, हर इंसान की ऐसी एक चॉइस होती है। तो मान लीजिए कि आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है और आप गए बगल की दुकान पे और आपको जो है आइसक्रीम लेनी थी, आपने कहा कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम दीजिए, वो बोले स्ट्रॉबेरी नहीं है, चॉकलेट है। लेकिन आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो ये कहेंगे कि ठीक है, आप दो गली बाद थोड़ा सा मेहनत करके जाइए और स्ट्रॉबेरी वाली ही लीजिए क्योंकि वही पसंद है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सुख मिल रहा है। तो पहली चीज़ इन्होंने ये बोली कि आप देखिए तीव्रता, किसमें कौन से सुख की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो प्लेजर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा और मेहनत करके जाके स्ट्रॉबेरी वाली ही आइसक्रीम खाइए। ठीक है, दूसरी चीज़ ड्यूरेशन, कि कितने लंबे वक्त तक आपका सुख जो है टिकेगा। कई ऐसे सुख होते हैं जो कुछ ही पल में ख़त्म हो जाते हैं, कई ऐसे सुख होते हैं जो लंबे वक्त तक टिके रहेंगे। तो जो लंबे वक्त तक सुख टिका रहेगा उस सुख पे ज़्यादा फोकस करो, उस सुख की तुलना में जो कम वक्त तक रहेगा। तीसरी चीज़ है
सर्टेनिटी, निश्चितता। कुछ सुख जो है निश्चित होते हैं, एकदम जो है कंफर्म होते हैं कि हाँ इससे सुख मिलेगा ही मिलेगा। कुछ सुख ऐसे होते हैं जिसमें गारंटी नहीं होती कि हाँ आपको सुख मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और एकदम तेज़ बाइक चलाने में आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन बाइक एकदम तेज़ चलाने का नतीजा ये भी हो सकता है कि आप जाके ठोक दें और फिर दोबारा बाइक चलाने का मौका ही ना मिले। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे सुख के पीछे मत भागो, ऐसा सुख देखो जिसमें निश्चितता है कि हाँ सुख मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कुछ जो है डाइवर्जन ना हो, कोई उसमें रिस्क वाली बात ना हो। तो जिसमें निश्चितता है वो सुख ज़्यादा बेहतर है। अगली चीज़ है निकटता। निकटता को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी भी। इसमें लिखा है प्रोपिनक्यूटी। इसका मतलब होता है कि कितना जल्दी या कितना करीब है आपके सुख, या कितनी आसानी से, मतलब आसान भाषा में कहा जाए कि कितनी आसानी से आपको वो सुख मिल जाएगा। अगली चीज़ है फिकंडिटी। फिकंडिटी बायोलॉजी में बोलते हैं एक महिला की बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं फिकंडिटी। लेकिन यहाँ पे बच्चे पैदा करने की क्षमता के कंटेक्स्ट में नहीं इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उस कंटेक्स्ट में कि कोई खुशी ऐसी जो ज़्यादा खुशी पैदा कर सके। ठीक है ना, कोई भी ऐसी खुशी, जैसे कई सारी खुशियाँ होती हैं जो 10 खुशी और दे के जाएगी। जैसे कि आप पैसे कमाइए, करोड़पति बन जाइए, तो करोड़पति बनने की तो एक खुशी मिल गई आपको, लेकिन उस करोड़पति बनने की खुशी से फिर आप 10 खुशी और खरीदेंगे, खरीद सकते हैं, क्योंकि आप करोड़पति हैं। तो आप गाड़ी खरीद लेंगे, उससे एक और खुशी आ गई। आप बंगला खरीद लेंगे, एक और खुशी आ गई। तो ऐसी खुशी के पीछे भागो जो कई सारी खुशियां पैदा कर सके। 5वां पैरामीटर ये है। छठा पैरामीटर था प्योरिटी। जैसे कि वो खुशी जो आपको तकलीफ़ ना दे बाद में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मीट खाना पसंद है, मछली खाना भी पसंद है, मटन खाना भी पसंद है। मछली खाने में बहुत हद तक चांस है कि आपके मुंह में कोई कांटा जो है चुभ जाए। आप बैठ के 4 घंटा उसका कांटा साफ़ करते रहिए, उसके बाद खाइए, जैसे हमको फील होता है, झमेला लगता है। तो उससे बेहतर है कि आप मटन ही खाइए। क्या पता, क्या भरोसा कि आपके मुंह में कोई कांटा फंस जाए, आपके गले में कुछ फंस जाए। तो उससे उसको अवॉइड करने के लिए आप ऐसा प्लेजर चूज़ करिए जिसमें ऐसा रिस्क ना हो। तो जो कांटा वाला आप खाएंगे जिसमें खतरा है वो इम्प्योर प्लेजर हो गया, अशुद्ध प्लेजर हो गया, अशुद्ध सुख हो गया। शुद्ध और सुख क्या हो गया? मटन खाना। तो ऐसे सुख को आप चूज़ करिए। और लास्ट चीज़ है आपका एक्सटेंट या फिर विस्तार। विस्तार ये कि जो आप खुशी चूज़ कर रहे हैं उस खुशी का विस्तार कितना है। अगर उसका विस्तार कई सारे लोगों तक है, उसका फैलाव मैक्सिमम लोगों तक है, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सिर्फ अपने आप तक सीमित कर देते हैं, यानी कि इगोइस्ट बन जाते हैं, तो फिर वो सुख भी किसी काम का नहीं है। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ये विस्तार वाली बात इन्होंने नहीं की होती, यही सिर्फ 6 पैरामीटर रहते, तो वो आदमी इगोइस्ट हो जाता है ना, कि वो सिर्फ अपना सोच रहा है। लेकिन ये इगोइस्ट नहीं है, ये हिडोनिज्म में आते हैं ना। तो हिडोनिज्म में प्लस यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म है। तो यूनिवर्सलिस्टिक का मतलब क्या था कि हम सबके सुख के बारे में सोच रहे हैं। तो यही 7वें पॉइंट से ये किस में आ गए? यूनिवर्सलिस्टिक वाले में आ गए, क्योंकि ये सबके सुख की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने सुख की नहीं। तो हो सकता है कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ भी दे कि जेरेमी बेंथम की सारी बातें वैसे ही हैं, इगोइस्ट वाली, कि हाँ अपने सुख के पीछे भागो, ऐसे सुख के पीछे भागो, उस सुख के पीछे भागो, लेकिन फिर भी इसको यूटिलिटेरियनिज्म में या यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म में क्यों डाला जाता है? तो डालने का रीज़न भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये सबके सुख को यहाँ पे इन्होंने लास्ट में बटोरने की बात कर दी कि सबका सुख देखो। अब जहाँ इंसान सबका सुख देखेगा वो इंसान मतलबी हो ही नहीं सकता, वो इंसान सेल्फिश हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि कोई इंसान ऐसा क्यों होगा, कि वो इंसान सेल्फिश न हो, इतना सुख के पीछे भागने के बाद ऐसा कैसे मुमकिन है, जो कि लॉजिकल सवाल है। तो इसको लेके इन्होंने 4 सैंक्शंस बताए कि यहाँ पे 4 ऐसे जो है नैतिक रोकथाम के प्रोसेस हैं जिसकी वजह से इंसान सेल्फिश नहीं बनेगा और सबके सुख की बात करेगा। पहली चीज़ तो उन्होंने बोली कि नेचुरल एक फिनोमेना ये है कि इंसान जो है के अंदर एक फियर होगा। जैसे होता है ना कि कर्मा हिट्स बैक, जो कर्म करेंगे आपके पास लौट के आएगा। तो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल बात है, साइकिल चलता रहता है। अगर कोई इंसान किसी को हर्ट करेगा, किसी को तकलीफ़ देगा, तो वो तकलीफ़ लौट कर वापस आएगी। ये सोचकर भी इंसान सेल्फिश बनने से रोकेगा खुद को। और ये मानते थे कि हाँ हर इंसान नेचुरली
जो है सेल्फिश हो सकता है, साइकोलॉजिकल जो है, लेकिन वो उसको जो है कह लीजिए कि सामने नहीं लेके आएगा, क्योंकि उसके मन में ये डर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोरोना की बात आती है ना, चाइना पे कहा जाता है कि चाइना ने जानबूझ के कोरोना फैलाया, मतलब दुनिया को बर्बाद करने का उसका इरादा था। लेकिन वो जो दुनिया को बर्बाद करने का, मान लीजिए ये इल्ज़ाम सच भी हो, तो जो दुनिया को बर्बाद करने का इरादा था, तो चाइना की भी खुद बर्बादी हो गई उसी में, क्योंकि मैक्सिमम केसेस वहाँ पे भी आए। तो जो इंसान किसी को तकलीफ़ देने का सोचेगा तो उसको भी तकलीफ़ लौट कर वापस मिलेगी। जब ये ख्याल इंसान के मन में रहेगा तो वो अपने आप को सेल्फिश बनने से रोकेगा। दूसरी चीज़ है सोशल क्रिटिसिज्म। जैसे कि भारत में भी पहले पुराने ज़माने में हुआ करता था कि कोई किसी ने कुछ गलत काम किया तो पूरा समाज उसका बहिष्कार कर देता था। समाज में थू थू होती है, आज भी होती है कि कोई इंसान कुछ गलत काम करे तो जो समाज से थू थू मिलती है, जो क्रिटिसिज्म मिलता है, जो आलोचना मिलती है, वो भी बहुत तकलीफ़ देती है। तो इसलिए इंसान कोई भी गलत काम करने से पहले उस तकलीफ़ के बारे में सोचेगा, और जब वो सोचेगा तो शायद वो अपने आप को सेल्फिश बनने से रोके और दूसरों के बारे में वो सोचना शुरू करे। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे कि पनिशमेंट का डर। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में कानून बनाए हैं, तो इंसान को इतना सेल्फिश होके अब किसी का मर्डर कर दे, किसी का रेप कर दे, ये भी तो अलाउ नहीं होगा। दूसरों की डिग्निटी, दूसरों की इज्जत का सोचेगा, तो उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। तो कानून के होने की वजह से भी बहुत से लोग सेल्फिश नहीं बनेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे। अगली चीज़ है रिलीजियस फैक्टर। रिलीजन में लगभग सारी चीज़ें बता दी गई हैं, हर रिलीजन में, कि हाँ आप ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये गुनाह है, ये सवाब है, और इंसान उसी हिसाब से काम करता है। हालांकि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो ये फियर भी लोगों को मतलबी बनने से रोकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी साइकोलॉजिकल इगोइज़म ये भी हम पढ़ा ही चुके हैं। इनका मानना था कि हर इंसान नेचुरली जो है सेल्फिश होता है, अपने प्लेजर के हिसाब से काम करता है, ये बता चुका है। एक और चीज़ है, वो है लीगल पॉजिटिविज़म। लीगल पॉजिटिविज़म की जो थियरी है, इन्होंने इसमें बोला था कि जो भी कानून होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि ईश्वर या प्रकृति के द्वारा। ठीक है, और इंसान जो लॉ बनाएगा वही लॉ बेहतर है, वही लॉ ज़्यादातर लोगों को खुशी देगा, वही लॉ समाज को बेहतर बनाएगा।